प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उससे लिमिटेड अमाउंट ऑफ बायोमास ही हो पाता था ह्यूमन्स और एनिमल के लिए। तो नई प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई। उन्हीं प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन भी पॉसिबल हो पाया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, जिससे हाई यील्डिंग और डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई गई थी, वीट की, राइस की, मेज़ की, और भी बहुत सारे प्लांट्स थे। तो व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं उनको मैनिपुलेट करके नई डिज़ायर टाइप्स ऑफ प्लांट बना के उसको कल्टीवेशन में यूज़ करके ग्रोथ को और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे करैक्टर्स हो सकते हैं। जो नया प्लांट वैरायटी है, डिसीज़ रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो डिसीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए पर एकड़ एक्सेट्रा। अब जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है वो डेट करी गई है 9000 से 11000 ईयर्स अगो, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल प्लांटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। सो उसके बाद जो है प्लांट्स मिलते हैं उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है टू प्रोड्यूस प्लांट्स। सबसे पहला स्टेप क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस। अब इस प्रोसेस के लिए ये क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस था। अब जो नया प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी को प्लांट वैरायटी बनी है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहली बात है इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, वायरसेस, फंगस एंड बैक्टीरिया, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी इन आवर लिस्ट टू। ठीक है। अब क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जितने भी वैराइटीज़ उस स्पीशीज़ के जिसके ऊपर हम करने वाले हैं उस सारी वैराइटीज़ को इकट्ठा कर लो। जितने भी जीन्स उस वैरायटी के अवेलेबल है वाइल्ड में, क्रॉप में, या फिर उनके वाइल्ड रिलेटिव्स जितने भी हैं सबको इकट्ठा कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लास्ट कलेक्शन। सेकंड स्टेप में क्या है कि जितने भी प्लांट मिले उनमें से पेरेंट्स सेलेक्ट करो। जौन से हमें कैरेक्टर चाहिए उसके हिसाब से पेरेंट्स सेलेक्ट करो। डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर। उसके बाद जब तुमने पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए उसके बाद उन पेरेंट्स की प्योर लाइन बनाने के लिए सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करो, मल्टीप्लाई करो, उनका सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन के प्योर लाइन बनाओ। प्योर लाइन्स मिल गए, उसके बाद थर्ड स्टेप में है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब जो प्लांट्स मिले उनके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करो आपस में। अब जैसे कि अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करो। जैसे कि एग्जांपल ये दे रखा है कि हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन प्लांट मे बी कंबाइंड विद द डिसीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अनदर प्लांट्स। इन दोनों कंबाइन करके जो नया प्लांट बनना है उसके अंदर दोनों के प्रोसेस होंगे, दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन सबसे मेन बात है कि ये जो प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक प्रोसेस होता है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि कभी कभी तो थाउजेंड्स के अंदर से भी एक ऐसा क्रॉस होता है जिसके अंदर हमारा डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन आता है। तो सबसे हेक्टिक प्रोसेस थर्ड प्रोसेस होता है क्रॉस हाइब्रिडेशन। फोर्थ के अंदर क्या है कि जैसे ही हमें वो 1000 में से 1 प्लांट मिला उसके बाद क्या करो कि उसको उसकी सिलेक्शन और टेस्टिंग करो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की। ठीक है। जितनी भी प्रोजेनी हमें मिली है उसके अंदर से डिज़ायर कैरेक्टर वाला हमारी प्रोजेनी है उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेट करो उसे जनरेशन्स के लिए, ताकि जो उस प्रोजेनी के अंदर होमोजाइगोसिटी आ सके, जो हमारा कैरेक्टर डिसाइड कैरेक्टर था वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के अंदर आ सके। जैसे ही हमें वो चीज़ मिला उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमें प्लांट मिला है उसकी टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले रिसर्च फील्ड के अंदर, ये देखने के लिए कि जिस पर्पज़ के लिए वो करा गया उसके अंदर वो पर्पज़ सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद जब वो चीज़ हो जाए उसके बाद उसको फार्मर्स के फील्ड के अंदर उसको फिश टेस्ट करा जाता है। फार्मर्स के फील्ड के अंदर टेस्ट करा जाता है उसके बाद
अब उसके बाद जैसे ही फार्मर्स के फील्ड में टेस्ट हो गया, उसके बाद उसको कंपेयर करा जाता है बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवार से। जो बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवार होता है उसी को हम रेफरेंस कल्टीवार भी कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इधर समाप्त हुआ। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, उसकी 33% GDP जो है वो एग्रीकल्चर से आती है और एग्रीकल्चर 62% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को एम्प्लॉय करता है। अब क्या हुआ, इंडिया के इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन इंडिया का अब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी तो खाना तो सबको पहुँचाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि मिड-90s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, नॉर्मन हिल बोरलॉग लेके आ गए। उसकी वजह से बहुत सारी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हमने डेवलप करी, उसकी वजह से ड्रामेटिक चेंज आया फूड प्रोडक्शन में हमारे देश के अंदर। इसी ड्रामेटिक चेंज ऑफ फूड प्रोडक्शन को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस के लिए क्या क्या चीज़ हुई थी। तो वीट के लिए क्या हुआ कि वीट के लिए 1960 से 2000 के बीच में वीट का जो प्रोडक्शन था 11 मिलियन टन्स से 75 मिलियन टन्स 75 मिलियन टन्स हो गया। वहीं राइस का जो प्रोडक्शन था, जो पहले 35 मिलियन टन्स था, 89.5 मिलियन टन्स हो गया। ये सब किसके वजह से हो पाया था? ये सब हो पाया था नोबल लॉरेट नॉर्मन हिल बोरलॉग की वजह से, जिन्होंने सेमी टाप वैरायटी बनाई थी वीट की और राइस की। कहाँ पर बनाई थी? ये बनाई थी उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट, जो कि मैक्सिको अंदर है। ठीक है, अब 1963 में क्या हुआ कि सोनालिका और कल्याण सोना जैसी जो वैरायटीज़ थी वो हाई यील्डिंग भी थी और हाई डिसीज़ रेजिस्टेंस भी थी। वो पूरी वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई। अब ये तो वीट की बात हो गई। अब सेमी डार्क वैरायटी राइस की वो आई थी IR8 से, डिराइव करी गई थी IR8 से। जो सेमी डार्क वैरायटी राइस की थी वो डिराइव करी गई थी IR8 वैरायटी से, जो कि डेवलप करी गई थी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस से। और दूसरी वैरायटी थी ताइचुंग नेटिव 1 से, जो कि ताइवान से आई थी। वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 1966 के अंदर, सेमी डार्क वैरायटी ऑफ राइस। अब बाद में हुआ जय और रत्ना राइस की वैरायटी जो इंडिया में डेवलप करी गई, वो भी यूज़ करी गई इंडिया के अंदर। अब एक केस दे रखा है कि शुगर केन प्रोडक्शन के लिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कैसे यूज़ करा गया। एक वैरायटी थी, उसका नाम था सैक्रम बारबेरी, जो नॉर्थ इंडिया में होती थी, ग्रो होती थी, लेकिन उसकी ईल्ड अच्छी नहीं थी और शुगर कंटेंट भी अच्छा नहीं था। और वहीं दूसरी वैरायटी थी सैक्रम ऑफिसिनेरम, साउथ इंडिया में ग्रो होती थी, थिक स्टेम्स थे, हाई शुगर कंटेंट भी था, लेकिन ये वैरायटी नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकती थी। इन दोनों को जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, जो नई वैरायटी बनी उसके अंदर थिक स्टेम भी था, हाई शुगर कंटेंट भी था और वो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो सकती थी। अब जो मिलेट्स जैसे कि मेज़, ज्वार और बाजरा थे, उनके हाइब्रिड्स जो बनाए गए, उनके अंदर रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस था। अब मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, ये सेम है जो पुराना प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स थी, उन्हीं की तरह इसके सेम प्रोसेस है, जैसे कि स्क्रीनिंग जैम प्लास और रेजिस्टेंस सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, फिर सिलेक्शन एवेल्यूशन ऑफ हाइब्रिड, और उसके बाद सबसे आखिरी में टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज़। अब क्या है कि इस मेथड के द्वारा जो कुछ वैरायटीज़ मिली और उनका किस पैथोजन के खिलाफ उनका जो रेजिस्टेंस था वो इस टेबल के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके अंदर क्या है कि वीट की उसकी वैरायटी बनी हिमगिरी, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट के अगेंस्ट। ब्रासिका की वैरायटी पूसा स्वर्ण या करण राई, उसका वाइट रस्ट के अगेंस्ट। कॉलीफ्लावर पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के अगेंस्ट। काओपी पूसा कुमल, बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट। चिली पूसा सदाबहार, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल के अगेंस्ट। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ जीन्स ही हैं जो रेजिस्टेंस जीन्स हमें नेचुरल है। अगर और रेजिस्टेंस चाहिए तो वो कर सकते हैं म्यूटेशन के द्वारा, म्यूटेशन इंड्यूस करके। अब एग्जांपल दे रखा है कि जो मंग बीन्स है, मंग बीन्स थी, उनके अंदर येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंड्यूस करा गया था बाय यूजिंग म्यूटेशन। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ दे रखी है कि जो भिंडी की वैरायटी थी, ठीक है, उसके अंदर कैसे डिसीज रेजिस्टेंस लाया गया। तो उसकी जो वाइल्ड वैरायटी थी उसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस था, लेकिन उसकी जो यील्ड थी वो कम थी, तो उसके अंदर से डिसीज रेजिस्टेंस का जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया, दोनों को क्रॉस हाइब्रिडाइज करा गया। और जो नई हमें वैरायटी मिली भिंडी की, जो एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस भिंडी जी थी, उसकी नई वैरायटी मिली, उसका नाम था प्रभानी क्रांति। उसके अंदर येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाइल्ड वैरायटी ऑफ भिंडी से आया था। ठीक है, ये इधर दे रखा है। और ये सब डिसीज रेजिस्टेंस और माइक्रोब्स का अगेंस्ट होगा, लेकिन कुछ
बहुत सारे प्लांट, बल्कि कुछ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स है वो इंसेक्ट पेस्ट के थ्रू भी होता है। तो इसमें बता रखा है कि जैसे कि प्लांट्स अडाप्टेशन कैसे करते हैं कि हेयरी लीव्स प्लांट के अंदर हो तो उसकी वजह से भी वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। जैसे कि जैसिड्स के अगेंस्ट होता है कॉटन के अंदर और सीरियल लीफ बीटल के अगेंस्ट होता है वीट के अंदर। अब कि वीट के अंदर क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि उसका सॉलिड स्टेम होता है, उसकी वजह से स्टेम ऑफ लाइक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है उसे। और क्या होता है कि उसके अंदर और क्या होता है कि जो कॉटन होता है उसके अंदर स्मूथ लीव्ड और नेक्टरलेस स्टेम होने की वजह से बॉलवॉर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उसके स्टेम की तरफ। अब मेज़ में क्या होता है कि मेज़ के अंदर हाई एस्पार्टिक एसिड और लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से मेज स्टेम बोरर से रेजिस्टेंस मिल जाता है। अभी इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स है वो जो पहले बताई गई प्लांट टेक्निक्स है उन्हीं की तरह सिमिलर है। अब जो इसके लिए एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये वाली टेबल ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि इसमें क्या हुआ कि ब्रासिका रैप्सिड मस्टर्ड जो होता है उसकी वैरायटी पूसा गौरव के अंदर एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। फ्लैट बीन की वैरायटी पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 के अंदर जैसिड्स और एफिड्स और फ्रूट बोरर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। ओकरा भिंडी की जो वैरायटी है पूसा सवानी और पूसा A4 उसके अंदर शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। 840 मिलियन पीपल वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर उनको फूड पर्याप्त मिल पाता देना चाहिए और 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी है, जैसे प्रोटीन विटामिन की डेफिशिएंसी है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि वो डाइट ही ऐसे लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हिडन हंगर कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे जैसे आयरन, विटामिन, आयोडीन और जिंक उनकी अगर कमी हो तो उससे डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, रिड्यूस हो जाती है लाइफ स्पैन हमारी, और मेंटल एबिलिटीज़ भी जो हमारी है वो भी रिड्यूस हो जाती है काफ़ी। अब इधर दे रखा है बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन में क्या हुआ कि बायोफोर्टिफिकेशन में हम करते हैं कि जो हमें क्रॉप्स मिली है उसके अंदर हायर लेवल्स होने चाहिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है कि प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, विटामिन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट और मिनरल कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। अब 2000 में क्या हुआ कि मेज़ की वैराइटीज़ ऐसी प्रोड्यूस करी गई जिनके अंदर जो हमारे अमाइनो एसिड हैं लाइसिन और ट्रिप्टोफैन उनका अमाउंट ट्वाइस था जो हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटी ऑफ मेज़ है उसके मुकाबले। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा एग्जांपल है कि जो वीट की वैरायटी है एटलस 66 उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई था और उसको यूज़ करते हैं डोनर की तरह फॉर कल्टिवेटेड वीट। ठीक है, और दूसरी जो एक और एग्जांपल है उसमें है कि आयरन फोर्टिफाइड राइस को यूज़ करा गया, उसके अंदर 5 टाइम्स आयरन था जो कि कॉमनली कंज्यूम वैरायटी है उसके मुकाबले 5 टाइम आयरन था। अब क्या हुआ कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर IARI उसने बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स बनाए जो कि विटामिन और मिनरल्स में रिच थे, जैसे कि विटामिन A एनरिच्ड कैरेट, स्पाइनच और पंपकिन बनाए, विटामिन C एनरिच्ड बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो बनाए, आयरन और कैल्शियम एनरिच्ड स्पाइनच और बथुआ बनाए, और प्रोटीन एनरिच्ड ब्रोड, लवलव, फ्रेंच पी और गार्डन पीस डेवलप करी। थैंक यू। सिंगल सेल प्रोटीन SCP। अब हमें क्या होता है कि 3 से 10 किलो ग्रेन लगता है 1 kg वीट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बावजूद भी 25% ह्यूमन पॉपुलेशन है जो कि हंगर और माल न्यूट्रिशन से जूझ रही है, तो उसको पूरा करने के लिए SCP एक बहुत अच्छा डेरिवेटिव हो सकता है। इस तरह क्या करते हैं कि एक इवेल्यूशन बता रखा है कि अगर 250 जो किलो की गायें हैं वो 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, वहीं अगर हम 250 ग्राम, ठीक है, वहीं अगर हम 1000 टाइम्स वेट में लेस 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस ले तो वो वहीं 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज़ करा जा रहा है फूड की तरह। ठीक है, गुड प्रोटीन सोर्स की तरह, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी स्पायरुलिना है वो ईजिली ग्रो हो जाती है वेस्ट वाटर, ठीक है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स में जिसके अंदर स्टार्च हो, स्ट्रॉ मोलेसिस, एनिमल मैन्योर और सीवेज पे भी यहाँ तक की। ठीक है, इसके अंदर इससे क्या होता है स्पायरुलिना सर्व करती है प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन से। ठीक है, और इनसे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। और अब इतनी पॉपुलेशन को करने के लिए फंगी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि माइक्रोस्कोपिक फंगी जो कि एडिबल मशरूम्स होते हैं उनका भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है।
टिश्यू कल्चर में क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स थी वो फेल हो गई पूरी तरह से, जो हमारे डिमांड और सप्लाई चेन थी उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करा गया कि टिश्यू कल्चर डेवलप किया गया। अब 1950s में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि पूरा का पूरा प्लांट हम एक्स प्लांट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर सके स्टेराइल कंडीशन के अंदर, एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, उसको एक्सप्लांट कहते हैं। अब ये कैपेसिटी कि एक प्लांट पार्ट पूरे प्लांट को ग्रो कर सके, इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको कार्बन का सोर्स ज़रूर प्रोवाइड करे, जैसे कि कोई भी शुगर प्रोवाइड कर दे, सुक्रोज प्रोवाइड कर दे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट ज़रूर प्रोवाइड करे, विटामिन प्रोवाइड करे और अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, ये सब जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो भी न्यूट्रिएंट मीडिया में होने चाहिए। अब टिश्यू कल्चर की वजह से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं प्रोड्यूस। इसी प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, जिससे 1000 ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करे जाते हैं। ठीक है, अब जो ये प्लांट्स बनते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, इसलिए उनको सोमा क्लोन्स भी कहते हैं, क्लोन्स की तरह होते हैं ये। अब कुछ स्पीसीज जो कि टिश्यू कल्चर से यूज़ होती हैं, जैसे टमाटो, बनाना, एप्पल, इनका भी कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन टिश्यू कल्चर से होता है। अब टिश्यू कल्चर की एक और ख़ासियत है कि कोई भी डिसीज़ प्लांट है तो उसका नॉन डिसीज्ड वैरायटी भी हम टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कि जो मेरिस्टम होता है, अगर कोई प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है तो उसका मेरिस्टम, क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है तो मेरिस्टम वायरस फ्री रहता है, तो मेरिस्टम की सेल्स लेकर के हम वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इन विट्रो। ठीक है, और साइंटिस्टों ने बनाना, शुगर और पोटैटो के अंदर ये टेक्निक यूज़ कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने क्या करा कि सिंगल सेल, इवन सिंगल सेल, इस ऊपर वाले दोनों में तो हम प्लांट पार्ट्स ले लेते हैं ना, इसके अंदर सिंगल सेल को यूज़ करके भी हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनके प्रोटोप्लाज्म को नेकर कर देते हैं 2 सेल्स के। उसके बाद दोनों वैराइटीज़ के जो सेल्स हैं उनको फ्यूज़ कर देते हैं ताकि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिल सके, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल सके, और उसको फिर फर्दर ग्रो करते हैं जिससे हमें न्यू प्लांट्स मिलता है। अब जो ये हाइब्रिड बना है इसको सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल दे रखा है कि जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोटैटो था उसको प्रोटोप्लाज्म ऑफ टोमेटो के साथ ग्रो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके पोटैटो टोमेटो के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक नया प्लांट बनाया गया। इसका नाम था पोमैटो, लेकिन इसके अंदर वो सारे डिज़ायर कॉम्बिनेशन नहीं आ पाए कैरेक्टर्स के जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के ज़रूरी थे, इसलिए ये फेल हो गया था। थैंक यू।